मनी के सीईओ संतोष नवलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में, जहाँ पर आज हम बहुत ही बुनियादी बात कर रहे हैं। आज हम बता रहे हैं कि लंबी अवधि यानी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होता है। लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना है कि लंबी अवधि के लिए कोई निवेश क्यों करे? हम हमेशा सुनते आए हैं और ना एक बिलीफ होता है कविता हम लोगों का कि जो आदमी ज़्यादा अमीर है उसने ज़्यादा पैसा कमाया होगा या ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होगा या उसके पैसे ने ज़्यादा रिटर्न कमाया होगा, इसलिए वो आदमी अमीर है। लेकिन एक्चुअली सच्चाई ये होती है कि अमीर बनने के लिए हमें लंबे समय तक कोई चीज़ करनी पड़ती है और आपको एक बेनिफिट आता है कंपाउंडिंग के रूप में। तो ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितने अवधि के लिए क्या कर रहे हैं फॉर कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलने के लिए, ना कि कितना पैसा लगाया जा रहा है। ये आपको एग्जांपल्स के तौर पे समझाएंगे एज वी प्रोग्रेस। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आखिर किस तरह के लक्ष्य लॉन्ग टर्म होते हैं और किस तरह के लक्ष्य शॉर्ट टर्म होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपाउंडिंग का एक फ़ायदा है जो हम आगे समझेंगे, वो आपको काफ़ी काम आता है। हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म को क्या हम क्वान्टिफाई कर सकते हैं? श्योर। तो कविता, लॉन्ग टर्म हर आदमी के लिए शायद अलग अलग होगा। किसी आदमी के लिए या इन्वेस्टर के लिए 3 साल भी लॉन्ग टर्म होगा, किसी के 5 साल भी शॉर्ट टर्म होगा। लेकिन जनरल फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे तो 5 से 7 साल को हम समझ सकते हैं कि आज के जमाने में कोई भी व्यक्ति लॉन्ग टर्म सोचता है। लेकिन लॉन्ग टर्म 10, 15, 20 साल भी हो सकता है और 25 साल भी हो सकता है, पूरी लाइफ भी हो सकती है। सो डिपेंडिंग ऑन द गोल आप उसको समझते हैं कि वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, क्योंकि जब गोल आएगा तो मालूम पड़ेगा कितना लंबा इन्वेस्ट करना है। तो एग्जांपल लेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग का। रिटायरमेंट प्लानिंग अगर कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर 30 साल की एज में करता है तो शायद उसके पास 30 साल इन्वेस्ट करने का टाइम होगा, तो ये लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। कोई इन्वेस्टर अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करेगा तो मोस्टली लोग ग्रेजुएशन के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो 18 साल, 15 साल, 20 साल का गोल हो सकता है। वहीं अगर आदमी अपनी नई कार, दूसरी कार के लिए प्लान करेगा तो शायद 3 साल के ऊपर प्लान नहीं करेगा, तो ये शॉर्ट टर्म गोल माना जाएगा फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से। अगर आप एक दूसरे घर की प्लानिंग कर रहे हैं तो शायद 5 से 7 साल देंगे, क्योंकि एक घर आप खरीद चुके हैं, तो आप इसको मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म गोल भी बोल सकते हैं। तो आपके लिए गोल कितना रकम में बड़ा है और कितना दूर है, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका ये गोल शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। जब हम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं तो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिनका हमें चुनाव करना चाहिए, या आपके मुताबिक जिस भी तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों तरह के चुनाव किए जा सकते हैं? नहीं कविता, अगर आप इन्वेस्टमेंट लंबा ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं तो आपको एक जायज़ है कि एक्सपेक्टेशन होगी कि बड़ी राशि मिले, और बड़ी राशि तब भी आप अचीव कर सकते हैं जब आप इन्फ्लेशन को बीट करें। तो हमने बहुत बार बात की होगी पहले भी कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एक ओनली तरीका है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न प्रोस्पेक्ट्स रखता है अपने पास और आपको एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग देता है। तो इक्विटी को बिना यूज करके आप कभी भी अपने लॉन्ग टर्म गोल्स शायद ही अचीव कर पाएंगे, अनलेस आप बहुत ज्यादा रकम हर महीने लगाएं। और अगर आप बहुत ज्यादा रकम लगा सकते हैं हर महीने तो शायद आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत पहले से ही नहीं होगी। तो हम इन्वेस्ट तभी करते हैं जब हमको फ्यूचर में पैसे की जरूरत होती है। तो अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम शायद अपने इक्विटी अलोकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई आदमी 20% इन्वेस्ट करेगा, कोई 50 करेगा, कोई 80 भी कर सकता है इक्विटी में, या 100 भी कर सकता है। वो अलोकेशन हर आदमी के अलग हो सकता है, लेकिन इक्विटी को इग्नोर नहीं कर सकते फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन प्रोस्पेक्ट्स। अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर आप अपने पैसे के पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज बेस्ट तरीका। अगर आप सबसे वर्ल्ड नाउन इन्वेस्टर को देखेंगे, वॉरेन बफेट को, तो वॉरेन बफेट की करंट जो उनकी वेल्थ है वो 120 बिलियन डॉलर के आसपास है, और 90% जो उन्होंने वेल्थ कमाई है
वो उन्हें 65 ईयर्स के एज के बाद कमाई है। तो अगर इसको आप समझेंगे अपने नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो आप समझेंगे कि 65 में अगर वॉरेन बफेट के पास शायद $10 बिलियन थे और आज उनके पास $120 बिलियन हैं, तो उन्होंने रिटर्न के ऊपर रिटर्न कमा के वहां पहुंचाया है अपने आप को। और ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम लोग स्कूल में सीखते हैं एज कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन शायद उसको लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते और उसका अहम समझ नहीं पाते। आप अगर एक और एग्जांपल एक नॉर्मल इन्वेस्टर की लाइफ में देखेंगे, अगर किसी इन्वेस्टर को 60 साल की एज में 5 करोड़ रुपए जमा करने अपनी रिटायरमेंट के लिए, जो कि काफी अच्छी रकम होगी फॉर एनी इंडिविजुअल इन द कंट्री टुडे। अगर आपको 5 करोड़ रुपए 60 साल की एज में चाहिए, तो अगर आप 23 साल में स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप एक नॉर्मल रियलिस्टिक एस्टिमेट लेके चले इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में, तो 12% मैं कहूंगा सही नंबर होगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप 12% पे पैसा ग्रो कर सकते हैं, तो आपको शायद 6,100 रुपए प्रति माह लगानी पड़ेगी एसआईपी। और जब आप वो मंथली एसआईपी हर महीने 6,100 की लगाएंगे, तो आपके पास 60 साल की एज में 5 करोड़ रुपए हो सकते हैं। यही अगर आदमी 35 साल की एज में शुरू करेगा, तो उसको 6,100 नहीं, लेकिन उसको 26,600 रुपए लगाने पड़ेंगे, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है हर महीने लगाना फॉर 25 साल। तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट ये है कि जो आप 23 साल से 35 साल की एज में बहुत सारा प्रिंसिपल इकट्ठा करेंगे और वैल्यू इकट्ठा करेंगे, उस पर जो ब्याज मिलेगा वो इतना ज्यादा होता है कि आपको 6,000 रुपए कंटिन्यू करके 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो कि 35 साल के व्यक्ति को बहुत ज्यादा रकम लगानी पड़ेगी। इसी को अब अगर आप एक और एग्जाम्पल लेंगे कि आपने एक 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू करी है 30 साल के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे सेम 12% के ऊपर, तो आप अगर 5 साल बाद देखेंगे तो आपने लगाया होगा करीबन 6 लाख रुपए, और 12% के हिसाब से ये अमाउंट हो गया होगा 8.25 लाख रुपए के आसपास। तो अगर आप देखेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है या उसमें जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट आपके प्रिंसिपल का 1/3 है, 1/3 वैल्यू आपके प्रिंसिपल का है। लेकिन इसी को आप अगर 10 साल में लेके जाएंगे, तो आपके ये 12 लाख रुपए हो जाते हैं, और 12 लाख रुपए की वैल्यू होगी 23 लाख रुपए 25,000 रुपए के आसपास। तो आप देखेंगे तो 5 साल एक्स्ट्रा आपने लगा दिए, तो आपकी जो प्रॉफिट वैल्यू है, जो कि सिर्फ 1/3 है, ये आधी हो चुकी होगी। आपका जो प्रिंसिपल है और आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, वो ऑलमोस्ट सेम इक्वल होगा। लेकिन इसी को आज जब 20 साल पहुंच जाएंगे, तो आपका पहला 1 करोड़ तैयार हो चुका होगा जस्ट बाय 10,000 रुपीज एसआईपी। तो 20 साल के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो कि अराउंड 24 लाख रुपए का होगा, 24 लाख का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 1 करोड़ रुपए। तो आपने लाइफ में 20 साल लगा दिए अपना पहला 1 करोड़ इकट्ठा करने में। लेकिन अगर आपने ये 10 साल और कंटिन्यू किया, तो आपकी रकम हो जाएगी 3 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास। ये सेम वॉरेन बफेट जैसा एग्जांपल है कि आपने पहला करोड़ कमाने के लिए 20 साल लगा दिए, लेकिन अगले 2.5 करोड़ कमाने के लिए सिर्फ 10 साल लगाए। तो ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट है, जो कि हम एक दिमाग में समझ नहीं सकते, लेकिन कैलकुलेशन में दिखते हैं, और बहुत लोग इसके बेनिफिट ले चुके हैं। वॉरेन बफेट ले चुके हैं, हम लोग बहुत सारे इन्वेस्टर को जानते हैं जो ये बेनिफिट ले चुके हैं। अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो ये बहुत आसान है वेल्थ क्रिएशन के लिए। हम निवेश की जब भी बात करते हैं तो एसआईपी या लमसम, ये 2 तरीके हैं जहां पर कहा जाता है कि आप निवेश करने की रणनीति बनाएं। कंपाउंडिंग इन 2 तरीकों पे कैसे काम करती है? सेम तरीका है कविता काम करने का। अगर आप लमसम लगाएंगे और वो 12% पे ग्रो करेगा, तो अल्टीमेटली वैल्यू सेम पहुंचेगी। लेकिन जब आप एसआईपी कर रहे होते हैं, तो आपको एक एडवांटेज होता है कि आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन यहाँ पे दिमाग में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी हर महीने करते हैं 30 साल तक, तो आपको 3.5 करोड़ के आसपास आपका राशि जमा हो जाएगा। लेकिन आप अगर लमसम करना चाहेंगे एक साथ इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको लाखों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास 3.5 करोड़ रुपए आएंगे। तो बहुत लोग, हम जो इंडिविजुअल इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, किसी के पास लाखों रुपए हमेशा नहीं पड़े होते हैं कि मैं आज लगा दूंगा और 30 साल तक वो पैसे लगे रहेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। हर आदमी अपने बिजनेस से, अपने जॉब से,
प्रोफेशनल इनकम से हर महीने पैसे कमाते हैं, इसलिए आप करोड़पति बनने के लिए शायद मंथली एसआईपी बेटर तरीका होता है, क्योंकि लमसम पैसा बहुत कम लोगों के पास होता है। तो कंपाउंडिंग दोनों पे सेम होती है, ब्याज पे ब्याज, रिटर्न पे रिटर्न हर जगह कमाया जाएगा, लेकिन आप कितने लाख एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, इसलिए एसआईपी हर आदमी के लिए काम करती है, ना कि लमसम हर आदमी के लिए काम करना। तो ये जो कंपाउंडिंग इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं संतोष, ये किस साल से काम करना शुरू कर देती है? कविता, जब आप इन्वेस्ट करते हैं कंपाउंडिंग उसी समय शुरू हो जाती है, लेकिन अगर आप उसको टाइम नहीं देंगे तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो ब्याज पे ब्याज की बात कर रहे हैं हम लोग, वो उसी को कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो आपके पास ब्याज अगर कम होगा तो उस पे जो ब्याज आएगा वो भी कम होगा। वैसे ही अगर आपका जो रिटर्न अक्यूमुलेटेड है वो अगर कम होगा तो उस पे रिटर्न भी कम ही आएगा। सो जब हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे 10,000 रुपए की एसआईपी का, अगर आप 10 रुपए की एसआईपी करते हैं तो पहले 5 साल के बाद आपके पास 6 लाख रुपए की आपकी राशि लग चुकी होगी और आपकी वैल्यू 12% के हिसाब से 8,24,000 रुपए होगी। तो ये आपने देखा, तो आपका ब्याज अगर मैं बोलूं, रिटर्न अगर बोलूं, तो 2.25 लाख रुपए के आसपास है। यही आप अगर 10 साल देखेंगे तो आपका 12 लाख रुपया 23 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। तो आपके 2.25 लाख रुपए जो ब्याज के थे ये ऑलमोस्ट हो जाते हैं 11 लाख रुपए। तो आपने पास ब्याज जो आया 2.25 लाख रुपए का 5 साल के बाद, उस ब्याज की वजह से और आपकी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू होने के हिसाब से आपके पास 3 गुना और 4 गुना और पैसे एक्स्ट्रा आ गए। तो आपके पास वो नोटिस तभी होता है जब आप बड़ा अमाउंट देखते हैं, लेकिन ये काम हर साल करना शुरू कर देता है जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर जब आप 20 साल के बाद 30 साल को कंपेयर करेंगे कि 20 साल के बाद आपकी जमा राशि 24 लाख रुपए की वैल्यू होगी 1 करोड़ रुपए, और 30 साल के बाद देखेंगे तो 36 लाख की जमा राशि हो चुकी होगी 3.5 करोड़ रुपए। तो आपने सिर्फ 12 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लगाए, लेकिन आपके पास 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा आ गए। तो बिकॉज वो ब्याज जो आपका था 75 लाख रुपीस के आसपास का, वो बढ़ के बहुत ज्यादा हो गया, क्यों? आपने जो ब्याज पे ब्याज कमाया वो ज्यादा था। सो काम हमेशा करता है, लेकिन नोटिस सभी करते हैं जब बड़ी रकम देखते हैं हम लोग। क्या इक्विटी में और डेट फिक्स्ड इनकम की अगर मैं बात करूं, कंपाउंडिंग दोनों जगह पर अलग अलग तरीके से होती है? नहीं कविता, कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल सेम है, ब्याज पे ब्याज, रिटर्न पे रिटर्न, मुनाफे पे मुनाफा, वो सेम है। लेकिन जब आप डेट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं तो आपका जो रिटर्न होता है सालाना, वो डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमी शायद 6.5 से 9%, 8.5% के आसपास होगा। जबकि इक्विटी रिटर्न्स फिक्स नहीं रहते। इक्विटी रिटर्न्स कभी कभी शायद नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन कभी कभी 12% भी होते हैं, 15 भी होते हैं, 20 भी होते हैं। तो जब आप अगर आप ये ब्याज पे ब्याज को इम्पैक्ट देखेंगे तो 9% का फिक्स इनकम या 7% का फिक्स इनकम आपको 7 या 9 पे ही रिटर्न दे रहा होता है। लेकिन आपका जो इक्विटी रिटर्न है वो कभी कभी आपको 12 पे 12 देके जाता है, या 15 पे 15 देके जाता है, या नेगेटिव अमाउंट के ऊपर आपकी एक बार जब रिटर्न कम हो जाते हैं, सडनली 30-40% का रिटर्न आ जाता है एक साल के अंदर, जैसे कि हमने देखा पिछले 2 साल में मार्केट डबल हो चुका है ऑलमोस्ट। तो जो ब्याज पे ब्याज का जो क्वांटम है वो इक्विटी में बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से आपको लगता है कि इक्विटी रिटर्न बहुत ज्यादा कमाता है, जो कि सच्चाई है। ये डेट पे उसका जो इम्पैक्ट आता है वो दिखता नहीं है, क्योंकि उसका जो ग्रोथ है वो बहुत कम अमाउंट से हो रहा होता है, इसलिए नजर में नहीं आता। लेकिन कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल, चाहे आप डेट पे लगाएं, रियल एस्टेट पे लगाएं, गोल्ड पे लगाएं या इक्विटी पे लगाएं, कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल सेम है। जस्ट आपका जो क्वांटम ऑफ रिटर्न है वो बहुत ज्यादा होता है इक्विटी के ऊपर कंपेयर टू एनी अदर एसेट क्लास, इसलिए आपको दिखता बड़ा है और वो होता भी बड़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से लंबी अवधि के निवेश के फायदे और कंपाउंडिंग के फायदे दर्शकों को समझाए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.